मैं डॉक्टर डी.एन. बंजारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा। आज आपको मुगल कालीन मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था के बारे में अध्ययन कराएंगे। यह एमए फोर्थ सेमेस्टर का है। मुगल कालीन राजनयन एवं अर्थव्यवस्था। भारत में प्रमाणिक व सर्वमान्य मुद्रा के चलन का श्रेय मुगल को जाता है। मुद्रा के सुंदरता के साथ ही साथ इसे टिकाऊ बनाने के लिए उच्च कोटि के धातु का प्रयोग किया जाता था। इस काल के सिक्के सोने, चांदी व तांबे के बनते थे। मुद्रा ढालने का कार्य स्वतंत्र था। प्रचलित मुद्रा का मूल्य संबंधित मुद्रा के भार से मेल खाता था तथा एक धातु का दूसरे के संबंध में मूल्य का निर्धारण बाजार करता था, न कि प्रशासन। मुगल कालीन मुद्रा के संबंध में टेवनियर ने मापदंड विवरण इस प्रकार है। 3 दाम बराबर 1 दमड़ी, 2 दमड़ी बराबर 1 छंदम, 2 घपेला बराबर 1 पैसा, 2 पैसा बराबर 1 टका। इस प्रकार टेवनियर ने आगे ये भी कहा है कि मुगल कालीन भारतीय समाज में 17वीं शताब्दी में कौड़ी का भी विनिमय का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। सामान्य रूप से कौड़ियों के चलन 1 रुपये का 2500 से लेकर के 3200 कौड़ियों के बराबर मूल्य आंका जाता था। मुगल कालीन मुद्रा। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया और उसके प्रधान नियुक्त किए गए। अकबर के सिक्कों में राम सीता की आकृति तथा सूर्य चंद्रमा का महिमा पद्य भी मिलते हैं। अबुल फजल के अनुसार मुगल में सोने की सिक्का 4 टकसालें, चांदी के सिक्के के लिए 14 टकसालें, तांबे के सिक्के के लिए 24 टकसालें। साथ ही साथ मुगल काल में टकसाल के एक अधिकारी होता था जिसको दरोगा कहा जाता था। इसके साथ साथ सम्राट अशोक ने असीरगढ़ की स्मृति में अपने सिक्का ढलवाया। उस सिक्के में बाज की आकृति अंकित है। यह इस बात का द्योतक है कि उन प्रदेशों को वह विजय हासिल करने के बाद हर्षोल्लास मनाया था। नेक्स्ट, जहांगीर। जहांगीर के कुछ सिक्के पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। जहांगीर सिक्कों पर अपना आकृतियां बनवाई तथा नूरजहां का नाम भी अंकित कराया। औरंगजेब मुगल काल के रुपयों की ढलाई सर्वाधिक हुई है। औरंगजेब के सिक्कों पर आगे चल करके कलमा खुदवाना बंद कर दिया। इसके कुछ सिक्कों पर अब्दुल बाकी साहबई रचित पद्य अंकित करवाया। इसके साथ साथ जो मुद्रा के विभिन्न रूप हैं इस प्रकार है। पहला, मुहर। सोने का सिक्का अकबर के काल में आरंभ हुआ था। इनका उल्लेख आईने अकबरी के अनुसार इसका मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था। मुगल काल के अधिक सिक्के का प्रचलन इसी मुहर का हुआ। दूसरा, संसब। अकबर द्वारा चलाए गए सबसे बड़ा सोने का सिक्का। यह लगभग 101 तोले का होता था, जो बड़े लेन देन के लिए इस सिक्के का प्रयोग होता था। तीसरा, इलाही। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का। इसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। नेक्स्ट, रुपया। चांदी के वर्गाकार चौकोर रुपया शेर शाह के द्वारा ढलवाया गया। इसका वजन 175 ग्राम था। नेक्स्ट, जलाली। अकबर ने चांदी के सिक्के चौकोर वर्गाकार रूप में ढलवाया। नेक्स्ट, दाम। अकबर ने तांबे का सिक्का ढलवाया जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। नेक्स्ट, जीतल। तांबे का सिक्का सबसे छोटा सिक्का रुपये के 1/4 मूल्य के बराबर था। नेक्स्ट, आना। शाहजहां दाम और रुपये के बीच एक आना का
चलन हुआ। इस प्रकार मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी के सिक्के प्रमुख रूप से थे। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के उपलक्ष्य दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करता है कि इस काल में मुगल साम्राज्य के बड़े भूभाग में भू राजस्व का संकलन वस्तु के रूप में न होकर के नकदी के रूप में होता था। मुद्रा की इतनी बड़ी मात्रा में हो रहे आदान प्रदान से ब्याज पर रुपये, उधार लेन देन तथा सूदखोरों का प्रचलन के विषय में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। ब्याज पर रुपये उधार देने की परंपरा मध्यकाल के लिए नहीं कोई नई बात नहीं थी। किसानों के लिए ऋणग्रस्तता के मुख्य कारण इस प्रकार रहे हैं। भू राजस्व देने की आवश्यकता, विशेषकर सैन्य अभियान के समय में भू राजस्व का अग्रिम भुगतान करना पड़ता था, जिसके लिए किसान अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना होता था। सामान्यतः भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/2 या 1/3 भाग होती थी। अग्रिम भुगतान की स्थिति के कारण किसान के पास भू राजस्व को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त चारा नहीं थे कि वह महाजन से उधार ले। महाजन किसानों को नकदी राशि देता था और उसकी अदायगी अनाज के रूप में वसूलता था। महाजन से उधार भू राजस्व अधिकारी भी कभी कभी लेते थे। राज्य और तकाबी। किसानों को ऊंचे ब्याज दर से महाजन के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए किसानों को दिए जाने वाला ऋण तकाबी कहलाया। मुगल काल में किसानों तकाबी देना सामान्य कार्य था। यह तकाबी ऋण बीज एवं पशु खरीदने के लिए दी जाती थी। तकाबी की अदायगी का उत्तरदायित्व महाजन को दिया जाता था, जो कि किसानों का जमानतदार होते थे, जो किसान के तरफ से राज्य को जमानत देता था। कभी कभी महाजन व परगना के अधिकारी अपने साधन से किसानों को तकाबी या ऋण देते थे, जिसका दावा सरकार से स्वयं करते थे। यासीन के अनुसार किसानों को 1 रुपया पर 2 आना के हिसाब से प्रति माह ब्याज दर देते थे। फसलों के हिसाब से 2 बीघा गन्ना पर 2 रुपये होते थे। अमीरों द्वारा कर्ज देना। अमीर मतलब जागीरदार के द्वारा, क्योंकि जागीरदार मध्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था एक मनसबदारी व्यवस्था का एक प्रतिरूप था। इस समय वेतन नगद न देकर के भू राजस्व के रूप में देते थे, जिसे विशेष क्षेत्र को जागीर कहा जाता था और इस क्षेत्र के अधिकारी को जागीरदार। जो वित्तदाता जो होता था, खास करके शराब, महाजन, बोहरा, ये प्रतिष्ठित लोगों को भी उधारी देने का काम करते थे। इंग्लिश फैक्टर्स 1645 में आगरा, इलाहाबाद, ये दोनों स्थानों पर शराब प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उधार देते थे। अकबर ने इन सब कारणों से खजानों से अमीरों को कर्ज देने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और कर्ज विशेष अवधि के लिए दिया जाता था। 1 वर्ष के लिए 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर दी जाती थी। अधिकतम 10 वर्ष के लिए 7.40 वार्षिक ब्याज दी जाती थी। ऋणदाता की धनराशि। अधिक कर्ज धनराशि होने के कारण शाह एवं साहूकार वर्गों का चलन बढ़ने लगा। उधार देने लेने के फलस्वरूप पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। वास्तव में उस समय पूंजीवाद कारोबारी से पूंजी पहला, दूसरा आर्थिक जीवन के अन्य स्रोत के रूप में देखने लगे। नेक्स्ट, धर्म एवं रसूदखोर। हिंदू समाज या हिंदू धर्म की संस्कृति के मान्यता के अनुसार केवल वेश्या द्वारा संचालित करने की स्वीकृति थी। यह
1.25% प्रति माह के दर से ब्याज दी जाती थी। अधिकतम 5% होता था। अकबर का नियम था अधिकतम ब्याज दर में 2 गुने से अधिक ऋण न वसूले जाए। नेक्स्ट, परंपरागत बैंकिंग। मुगल काल में पूंजीगत संबंधों के विकसित स्वरूप के कारण साख प्रक्रिया पूरी तरह से विस्तृत हो चुकी थी। आर्थिक जीवन का संभवतः कोई भी ऐसा क्षेत्र न था जहां किसी न किसी रूप में इनका समावेश हुआ। ग्रामीण समाज की बचत होने के फलस्वरूप, चूँकि ग्रामीण समाज नकदी बचाते थे और नगद जो बचाते थे उसको कस्बे में और कस्बे से मुख्यालय निकासी भेजते थे, और जहाँ कस्बा मुख्यालय निकासी से सूबा में भेजना था। इस प्रकार यह काफ़ी कठोर था, काफ़ी जटिल था। इसलिए बैंकिंग आने के मुख्य कारण रहे हैं। इसके साथ साथ सैनिक और व्यापारिक वर्गों की मांग की पूर्ति के फलस्वरूप हुआ। नेक्स्ट, ऋण की सुरक्षा संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, धन मांग या हुंडी। वित्तीय आदान प्रदान का पूरा तंत्र बैंकिंग के नाम से संबोधित किया गया। मुगल काल में इस व्यवस्था का पर्याप्त विकास हुआ। शासकीय कर्मचारी, व्यापारी, ग्रामीण, उत्पादक वर्ग, दस्तकार, मजदूर, व्यवसायी, अमीर वर्ग की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता हुई या बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ। बैंक के कार्य: धरोहर के रूप में पहला, दूसरा धन जमा करने के लिए, तीसरा धन प्रपत्र प्रेषित करने के लिए, चौथा उधारी दी जाने वाली पूंजी का आदान प्रदान करने के लिए, पांचवा अग्रिम भुगतान के लिए, और छठवां बिल भुगतान करना। इस प्रकार ग्रामीण ऋणदाता बैंकर्स का कार्य करते थे। मुगल काल में मुद्रा के विनिमय हुंडी या मांग पत्र के रूप में होती थी। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मुगल कालीन मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी सुव्यवस्थित थी। इन्हीं के फलस्वरूप मुगल कालीन भारतीय इतिहास में कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। खास करके अकबर के शासनकाल में शासन प्रबंध, भू राजस्व, वाणिज्य, व्यापार को राजकीय संरक्षण प्रदान प्राप्त हुआ। इस दृष्टिकोण से मुगल बादशाहों ने बैंकिंग कार्य को सुगमता से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास में मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में बैंकिंग एवं मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान है। थैंक यू।